हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उन वीडियोस को देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ light ray while passing from one medium to another medium। तो आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम। कंसीडर करो कि आपने एक मीडियम लाइन कंसीडर करी है। यहाँ पर आपका मीडियम है वाटर, ठीक है, और आउटसाइड का मीडियम है एयर। तो आपने टू मीडियम्स यहाँ पर कंसीडर करे हैं। तो इन मीडियम्स में हम रिफ्रैक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइट रेस पे इंसिडेंट कराएंगे। जब ये लाइट रेस पे इंसिडेंट करेगी और ये रिफ्रैक्शन का फेनोमेना परफॉर्म करेगी, तो यह क्या करेगी? एक बेंडिंग ऑफ लाइट शो करेगी। ये क्या करेगी? एक बेंडिंग ऑफ लाइट शो करेगी। और जब हम इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल रे के साथ एक एंगल बनाएगी। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल आई, एंड ये रिफ्रैक्टेड रे इस नॉर्मल रे के साथ एक एंगल बनाएगी, एंगल आर। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आई इज नॉट इक्वल टू द एंगल आर। आपके रिफ्रैक्शन के केस में कभी भी एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो एग्जैक्टली पास नहीं हो रही है। यहाँ से उसने एक बेंडिंग ऑफ लाइट शो करी है। एग्जैक्टली अगर वो पास होती तो किस जगह जाती? इस जगह। तो इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता फिर वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इट मीन्स आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता है। तो जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के साथ बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल रे के साथ बनाती है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए टू मीडियम्स की ज़रूरत होती है। तो सराउंडिंग में दो तरह के मीडियम प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका डेंसर मीडियम एंड दूसरा होता है आपका रेयरर मीडियम। तो अब हम बात करेंगे डेंसर एंड रेयरर मीडियम की। डेंसर एंड रेयरर मीडियम। डेंसर ऐसा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। किस टाइप की होती है? स्लो होती है। स्पीड ऑफ लाइट इज स्लो। एंड सिमिलरली ये रेयरर मीडियम ऐसा होता है जहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दी डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम के कंपैरिजन में इसकी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि आपके डेंसर मीडियम की डेंसिटी हाई होती है एज कम्पेयर टू दी रेयरर मीडियम। और आपकी स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही कम उसकी स्पीड होगी, और जितनी कम डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा उसमें स्पीड ऑफ लाइट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है आपका इन केसेस में सबसे पहले ये देखते हैं कि डेंसर और रेयरर मीडियम में जब लाइट रे पास होती है तो होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जब भी कोई लाइट रे, एक हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्मल रे, जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर पास होती है, जब भी कोई लाइट रे डेंसर टू रेयरर पास होती है, तब आपकी लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल पास होती है। तो ये आपकी लाइट रे इंसिडेंट हुई, और जब ये डेंसर टू रेयरर में पास होगी तो ये किस टाइप पास होगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। कैसे बैंड होगी ये? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब आपका किसी भी तरह का लाइट रे डेंसर टू रेयरर में पास होता है तो उस दौरान आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है। जब भी आपकी लाइट रे डेंसर टू रेयरर पास होगी तो आपकी लाइट रे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बैंड करेगी, एंड आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से छोटा होता है। सेकंड केस है आपका जब आपकी लाइट रे रेयरर टू डेंसर पास होती है तो क्या होता है?
जब आपकी लाइट रे रेयरर टू डेंसर पास होती है, रेयरर टू डेंसर पास होती है, तब आपकी लाइट रे टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड करेगी। कैसे बैंड करेगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो इस दौरान ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कब? जब आपकी लाइट रे रेयरर टू डेंसर पास हो रही है तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइट रे है वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड हो रही है, जिसके कारण आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़े थे, सिमिलरली रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉज होते हैं। पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे lies on the same plane, lies on the same plane। जैसे कि अभी हमने देखा आपकी नॉर्मल रे थी, यहाँ से इंसिडेंट रे पास करी और यहाँ पर थी आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे थी। तो इट मीन्स आपकी जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल रे है, तीनों ही एक ही प्लेन। तो आपका फर्स्ट लॉ यही कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे लाइज ऑन दी सेम प्लेन। सेकेंड लॉ ये है द रेशियो of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant। आपका सेकेंड लॉ कहता है sin I अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू दी कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपका सेकेंड लॉ कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। तो अब हम बात करेंगे हमारे रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ के बारे में। सेकेंड लॉ ने कहा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम या तो एन से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, या फिर म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 2 तरह के केसेस हो गए, एक हो गया आपका एन और एक हो गया म्यू, क्योंकि समटाइम्स कुछ बुक्स में दिया रहता है एन और कुछ बुक्स में दिया रहता है म्यू। तो आपको जिस भी वैल्यू का यूज़ करना हो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू दी म्यू। ये जो म्यू होता है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। ये नॉर्मल वाली डेंसिटी नहीं है, वो मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम तो हम सॉलिड के लिए कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल वर्ड लगा है, मतलब जो लाइट से रिलेटेड जो डेंसिटी है यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये डिटरमाइन करता है कि आपकी जो लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट है ये किस एंगल के साथ बेंड करेगी। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिफाइन करता है कि आपकी जो लाइट रे है वो किस तरह से बेंड करेगी वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी ऑप्टिकल डेंसिटी है जो कि डिफाइन करती है कि आपका लाइट रे किस तरह से बेंडिंग शो करेगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बारे में आपको क्लास 10th में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू दी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 किसके इक्वल है? रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की ये वैल्यू याद रखना, क्योंकि हम हमारे नेक्स्ट डेरिवेशन में इसका यूज़ करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू
ग्लास स्लैब। हमारा नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। आपको एक ग्लास स्लैब कंसीडर करना है। ये ग्लास स्लैब में अगर कोई लाइट रे आकर इंसिडेंट करती है तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगी, बेंडिंग शो करेगी। बेंडिंग शो करने के बाद ये अगेन इस सरफेस पे स्ट्राइक हुई तो ये फिर से एक रिफ्रैक्शन शो करेगी। हमने इसको नाम दिया है PQRS। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो आपकी जो लाइट रे है AB, इस AB ने इंसिडेंट किया PQ पे, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब I1। सिमिलरली ये जो लाइट रे है BC, ये BC ने इंसिडेंट किया CSR पर, उसके पहले ये यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब कि R1, और यहाँ पर एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, क्योंकि ये लाइट रे यहाँ पर इस सरफेस पर आकर इंसिडेंट हुई है। इसका मतलब यहाँ पर इंसिडेंस फिर से हुआ और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। अगर ये लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्शन शो नहीं करती तो वो कहाँ पास होगी, डायरेक्टली इस डायरेक्शन में जाकर पास होती। तो आपका जो एक्चुअल और इमेजिनेशन में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हमें फाइंड करना है कि एंगल I1 इज इक्वल्स टू द एंगल R2। हमें इससे ये प्रूव करना है कि एंगल I1 इज इक्वल्स टू द एंगल R2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन साइड PQ, ये जो PQ साइड है इस पे अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू दी, ये मीडियम है आपका एयर और दूसरा मीडियम है आपका ग्लास। A मतलब म्यू जी A, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली ऑन साइड RS, अगर हम सेकेंड साइड की बात करें तो उसमें आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको, साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू दी म्यू A G, और वी कैन राइट इट एज 1 अपॉन म्यू जी A। मैंने अभी बताया था आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप इस तरह से अप्लाई करोगे। नेक्स्ट, इसको नंबर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट and second we get sin I1 upon sin R1 is into sin I2 upon sin R2 is equals to the mu A G into 1 upon mu G A। ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आपको क्या मिलेगा, sin I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू दी 1। ठीक है, तो ये आपको जो मिला है इस टर्म में आपकी इस रेक्टेंगुलर साइड की ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो आपका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब एंगल I2 इज इक्वल्स टू द एंगल R1। as PQ is parallel to RS, I2 is equals to the R1। हम इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपको मिलेगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 की जगह हम पुट कर सकते हैं R1, तो साइन R2 इज इक्वल्स टू दी 1। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा साइन
I1 upon R2 is equals to the 1, or we can write it as sin I1 is equals to the sin R2 और I1 is equals to the R2। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे एंगल हैं तो हम इसे साइन को रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, बट ये मत समझना कि हमने साइन को कैंसिल आउट किया है, साइन को हमने कैंसिल आउट नहीं किया है। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, एंड बाकी का हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक माई वीडियो।